नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारत ने लॉन्च किया 10,000 जीनोम बायोबैंक, अनुवांशिक और गंभीर बीमारियों के इलाज में एक बड़ा कदम। गलतियां मुझसे भी होती हैं, मैं भी मनुष्य हूं, कोई देवता नहीं, अपने पहले पॉडकास्ट में बोले पीएम मोदी। अपने खिलाफ लहर से घबरा गए हैं अरविंद केजरीवाल, गठबंधन का दबाव बना रहे हैं, कांग्रेस का दावा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया दावा, कुंभ से भी बड़ा गंगा सागर मेला, राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब खबरें विस्तार से। देश में 10,000 जीनोम का बायो बैंक लॉन्च किया गया है, जो अनुवांशिक और गंभीर बीमारियों के इलाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को इसका डेटा जारी किया। इसके साथ ही डेटा के आदान प्रदान के लिए एक पोर्टल और दिशा निर्देश भी लॉन्च किए गए। इस डेटा का उपयोग सरकार, शोधकर्ता और अन्य संबंधित लोग बीमारियों की पहचान और उनके इलाज के लिए कर सकेंगे। जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीयों की अनुवांशिक संरचना को समझना और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सटीक दवाएं विकसित करना था। इसके तहत देश भर के 20 संस्थानों को चुना गया, जिन्होंने 83 अलग अलग जनसंख्या समूहों से 20,000 से अधिक नमूने जुटाए। इनमें से 10,074 जीनोम का विश्लेषण कर बायो बैंक तैयार किया गया है। आज दुनिया ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए भारत की तरफ देख रही है। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। इसलिए आज भारत में एक बहुत बड़े रिसर्च इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। बीते 10 सालों में रिसर्च और इनोवेशन के लिए पढ़ाई के हर स्तर पर बहुत जोर दिया गया है। आज 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब में हमारे स्टूडेंट्स हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नौजवानों के इनोवेटिव आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में सैकड़ों अटल इंक्यूबेशन सेंटर बने हैं। पीएचडी के दौरान रिसर्च के लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम भी चलाई जा रही है। मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरनेशनल रिसर्च को बढ़ावा मिले, इसके लिए नेशनल रिसर्च फंड बनाया गया है। मैं भी मनुष्य हूं, कोई देवता नहीं, गलतियां मुझसे भी होती हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने पहले पॉडकास्ट इंटरव्यू में कही। इस इंटरव्यू में उन्होंने दुनिया में युद्ध की स्थिति, राजनीति में युवाओं की भूमिका, अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के अनुभवों और अपनी व्यक्तिगत सोच पर खुलकर चर्चा की। निखिल कामत ने गुरुवार को इस इंटरव्यू का ट्रेलर जारी किया। यह पीएम मोदी का पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू है। निखिल कामत ने पीएम मोदी से कई दिलचस्प सवाल पूछे। पीएम मोदी ने भी बड़ी बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि पहले कार्यकाल में वो दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहे थे और लोग उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे कार्यकाल में ये समझ बेहतर हो गई और दुनिया में बढ़ते युद्धों के बारे में पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि शांति का पक्षधर है। उन्होंने कहा, हमने लगातार कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, मैं शांति के पक्ष में हूं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं और अपने सहयोगियों के माध्यम से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उनकी पार्टी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको समर्थन देने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और अगर गठबंधन का कोई नेता इस तरह का बयान दे रहा है तो वो अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा है। यादव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है।
अब रुख करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि गंगा सागर मेला कुंभ मेले से भी बड़ा है और इसीलिए केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय मेले का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कुंभ मेले के आयोजन के लिए हजारों करोड़ रुपए मुहैया कराती है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर कपिल मुनि मंदिर में आयोजित होने वाले वार्षिक गंगा सागर मेले के लिए सभी प्रावधान करने होते हैं। बनर्जी ने यहां गंगा नदी के तट पर मेले का उद्घाटन करने के बाद कहा कि हम पिछले 10 वर्षों से गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कुंभ मेले से कम नहीं बल्कि उससे भी बड़ा है। कुंभ मेलाয় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু গঙ্গাসাগরের একদিকে সুন্দরবন, সুন্দরিনী, একদিকে অরণ্য, একদিকে সমুদ্র, একদিকে মন্দির আর একদিকে পুণ্যার্থী, এই বিরাজমান জিনিস এটা সাগরের পাশে, মানে সাগরের মধ্যেই প্রায়। আর কুম্ভ মেলা যেটা হয়, 3টে নদীর একটা মিলনস্থল পাহাড় আছে, মানে একটা বদ্বীপ, একটা শুকনো জায়গা আছে, মানে জাস্ট ল্যান্ড, প্লেন ল্যান্ড। সেখানে আমাদের যেমন ত্রিবেণী আছে হুগলিতে, আপনারা জানেন, সেই রকম এই জায়গাটায় হয়। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने वाला है। यह महाकुंभ 144 साल बाद लगने जा रहा है। ऐसे में यह खास कुंभ होगा और इसमें होने वाले शाही स्नान में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने वाला है। महाकुंभ के आयोजन के लिए यूपी सरकार की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन कुंभ में लगने वाली भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि इससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को देखते हुए अडानी ग्रुप ने गुरुवार को लोगों की सेवा के उद्देश्य से धार्मिक संस्थान इस्कॉन के साथ मिलकर प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच होने वाले महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इस महाप्रसाद सेवा के जरिए अडानी ग्रुप महाकुंभ में आए लाखों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाएंगे, जिसके लिए अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी ने इस्कॉन के गुरु प्रसाद स्वामी जी से भी मुलाकात की। अब रुख करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र की राजनीति में ये क्या हो रहा है? महाविकास अघाड़ी के 2 साथी दलों ने संघ की तारीफ की है। एक तरफ शिवसेना तो दूसरी तरफ शरद पवार ने आरएसएस की जमकर तारीफ की। एनसीपी शरद पवार गुट की एक बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव में हार से लेकर कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल चुनाव में शरद पवार की पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति बुरी तरह हार गई थी, लेकिन अब शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ की है। वहीं संजय राउत ने भी संघ की तारीफों के पुल मान दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, जबकि इन दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर लड़ा था। लेकिन दिल्ली चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और आप के बीच खींचतान देखने को मिल रही है, उससे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों की अलग अलग राय है। दिल्ली में अधिकांश दलों ने कांग्रेस की बजाय आप का समर्थन किया है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने तो साफ कह दिया कि बंद कर दो इंडिया गठबंधन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को इंडिया अलायंस खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। यह गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, तो अब इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई लीडरशिप। दिल्ली चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में क्या चल रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दिल्ली चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी वहां मौजूद है वो तय करे कि बीजेपी का मुकाबला किस बेहतर तरीके से किया जा सकता है। वहीं उमर के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने हम भाजपा के साथ नहीं हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम भाजपा के साथ नहीं हैं और ना ही हमारा उनसे कोई संबंध है। इंडिया गठबंधन स्थायी है, यह हर दिन और हर पल के लिए है। इंडिया की आखिरी बैठक 1 जून 2024 को हुई थी। उसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई है। सबके लिए ये फर्स्ट टाइम है।
जैसे मैंने आज अपनी तकरीर के दौरान कहा, बेशक में से कई सारे ऐसे मेंबर हैं जो इससे पहले भी इस हाउस के मेंबर रहे हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर रियासत थी, आज निज़ाम अलग है। तो इस निज़ाम में ये समझना कि हमें किस तरह काम करना है, असेंबली के क्या इख्तियारात हैं और इस नए निज़ाम में प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, उस चीज़ के लिए ऑनरेबल स्पीकर साहब ने ओरिएंटेशन का प्रोग्राम रखा और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा वो आए इसमें शिरकत करने के लिए। ऑनरेबल मेंबर्स का, उनके तजुर्बे का मुझे उम्मीद है फ़ायदा होगा और आने वाले सेशन में एक बहुत बेहतर अंदाज में ऑनरेबल एमएलएज जो हैं लोगों की नुमाइंदगी कर पाएंगे। सर, दिल्ली इलेक्शन में इंडिया अलायंस का जो फोकस है, आम आदमी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, किस तरह देखते हैं? मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहां पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। आरजेडी नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने बुधवार को एक बड़े आतंकरोधी अभियान में आतंकियों के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान उसके पास से एक एस्कॉर्ट राइफल, 2 हथगोले और अन्य हथियारों के साजो सामान बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि कोयम क्षेत्र में एक व्यक्ति आतंकियों के लिए हथियारों और अन्य सामग्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर कोयम क्षेत्र की सड़कों पर नाके लगाए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ठोकरपारा के पास एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया, जिसकी पहचान उबैद कुरैशी के रूप में हुई। उसकी तलाशी के दौरान उसके पास से एस्कॉर्ट राइफल, 4 मैगजीन, 120 कारतूस, 2 हथगोले और एक एम्यूनिशन पाउच बरामद हुए। साथ ही एक अन्य अभियान में पुलिस ने 2 और आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भी एक एस्कॉर्ट राइफल, भारी मात्रा में कारतूस और 2 हथगोले बरामद किए गए। हालांकि पुलिस ने इन दोनों गिरफ्तारियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि उबैद कुरैशी लंबे समय से कुलगाम, अनंतनाग और शोपियों में सक्रिय आतंकियों के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहा था। इस कार्रवाई से सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में बड़ा हादसा हुआ है। एक प्लॉट की चिमनी गिरने से उसके नीचे कई मजदूर दब गए, जिन्हें निकालने के लिए राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फंसे हुए मजदूरों की संख्या कम से कम 25 है। इस हादसे में कई मजदूरों की मौत भी हो गई है और आशंका जताई जा रही है कि मौत की संख्या ज्यादा बढ़ सकती है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। यह घटना सरगांव थाना क्षेत्र के रामबोड़ इलाके में हुई है। राहत और बचाव कार्य में स्थानीय लोग भी प्रशासन की मदद कर रहे हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब एक लोहे की पाइप बनाने वाली फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माणाधीन कंपनी का नाम कुसुम है, जिसका प्लॉट तैयार किया जा रहा था। चिमनी गिरने से 25 से अधिक लोग मलबे में दब गए हैं, जिनमें से 8 से 9 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए अपडेट इंडिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।